एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक के बारे में जाने थे, जिसका लेखक डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर है। हमने पिछले वीडियो में जाने थे कि कौन कौन से रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, और इस वीडियो में जानेंगे चैप्टर के बारे में, किस चीज़ पर लिखा गया है और हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब आप जानते ही होंगे बंटवारा, और जाति प्रथा मतलब अलग अलग काम को अलग अलग बंटवारों में रखा गया है, सभी को एक साथ नहीं रखा गया है। आइए जानते हैं चैप्टर क्या हमें समझाने का प्रयास करता है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अर्थात जातिवाद को पालने वाले की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों एक ही है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो है अर्थात अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, अलग अलग काम को एक ही व्यक्ति संपन्न नहीं कर रहे हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अर्थात कोई बड़े पोस्ट पर है, कोई छोटे पोस्ट पर है, कोई बड़े काम कर रहे हैं, कोई छोटे काम कर रहे हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सच में श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। किसी व्यक्ति को इतना प्रशिक्षित किया जाए कि वह स्वयं ही अपने कार्य को, पेशा को अंजाम तक पहुंचाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अर्थात किसी का बाप अगर अच्छे काम करते हैं तो उसका अक्सर देखा जाता है कि उसका जो पीढ़ी होते हैं वो भी अच्छे काम को ही अंजाम देते हैं। कभी कभी बुरा काम भी कर देते हैं, परंतु ऐसा ही देखा जाता है अक्सर केसों में कि जो भी होते हैं पेरेंट्स पढ़े लिखे, उसका पुत्र भी काफ़ी हद तक पढ़े लिखे होते हैं, परंतु अब जब जमाना बदल चुका है, अब विपरीत चल रहा है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति पारे आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है,
जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा जाति प्रथा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन होता है, काम का जो विभाजन होता है, वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। अब किसी को इच्छा रहता है कि हम अच्छे काम करें और अच्छे पैसे कमाएं, परंतु न चाहकर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें गलत काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। किसी भी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप उस काम को कैसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, यही कहा गया है इस लाइन में। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारों में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का यही वास्तविक रूप है। अर्थात हम सभी व्यक्ति को एक जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं उसी तरह रहनी चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और हो सके तो अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं तो लेकर के आएंगे, परंतु फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी हो सके तो एक आध क्वेश्चन लेकर के आएंगे।
और आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में